अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। हम इस साल हमने कोशिश की है कि टैक्स के कवानीन में जो तरामीम हैं नए माली साल के लिए, उस पर पूरे पाकिस्तान से तजावीज़ लें, और इस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। कोशिश हमने ये की है कि पाकिस्तान के टैक्स कवानीन को आसान किया जाए ताकि इसका दायराकार वसी किया जाए, और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ये एहसास ना हो कि वही सिर्फ टैक्स दे रहे हैं और दूसरे लोग मरात ले रहे हैं। हमने आज अपने लाहौर स्टूडियो में दावत दी है जनाब नवीद अंद्राबी साहब को, जो सीनियर टैक्स लॉयर हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार के। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरा आपसे सवाल है कि सर, जो एक आप 35 साल से आप इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, हर साल बजट जब आता है और उससे महीने 2 महीने पहले एक ह्यू एंड क्राई शुरू हो जाता है, लोग डरना शुरू हो जाते हैं। क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या गिमिक है ये जो बजट है टैक्स के हवाले से? अनवर साहब, कुछ इस तरह से है मामला कि बजट प्रपोजल शायद हम यही देखते चले आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और या तीसरी दुनिया के लोगों के लिए बजट प्रपोजल का एक तहलका मचा दिया जाता है। पूरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें बजट का ऐसा कुछ नहीं होता कि जी प्रपोजल्स दिए जाएं, प्रपोजल्स लिए जाएं और उसके साथ फिर उसको एक हंगामा आराई कर दी जाए, किसी को डरा दिया जाए या किसी को खुश कर दिया जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इक्तिसादियात के हवाले से होती हैं, और आप एक पॉलिसी बना के चलते हैं ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। पाकिस्तान में आज तक यही होता चला आ रहा है कि हम बजट प्रपोजल्स, जब से मैं प्रैक्टिस में आ रहा हूँ, बजट प्रपोजल दे दिए जाएं। हम बजट प्रपोजल दे देते हैं, FBR जो पहले CBR था वो इस पे कान धरे ना धरे, और यही लोग जो FBR में आज बैठे हुए हैं वही इसको ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, और हम असेंबली से उसके ऊपर मोहर लगा के वापस ले आते हैं। वो हमारा फाइनेंस एक्ट या इक्तिसादी बिल या इक्तिसादियात के हवाले से जो हमारे प्रपोजल्स होते हैं वो बन के चले आ जाते हैं। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि इन प्रपोजल से कुछ फ़ायदा इस तरह से हो सके, मगर एक हंगामा आराई ज़रूर हो जाती है, किसी के दिल में डर बैठ जाता है या किसी के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब मेरी ड्यूटी कम होने वाली है, अब मेरी ड्यूटी बढ़ने वाली है। सही। लिहाजा इसके हवाले से लोग अपना अपना काम शुरू कर देते हैं, कुछ ज़ख़ीराअंदोज़ी करना शुरू कर देते हैं और कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही नबी साहब, लेकिन मिसाल समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि अब पाकिस्तान के निज़ाम में ये एक मैंडेटरी चीज़ बन गई है। हुकूमत जो है, अब आपने सुना होगा कि FBR ने बजट प्रपोजल इन्वाइट करने शुरू कर दिए हैं। तो अब इस सिनेरियो में आपने बिल्कुल कहा कि डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस सिनेरियो में हमें क्या चाहिए? क्या जो एक बजट बहुत ही लंबी फहरिस्त होनी चाहिए या चंद मेजर नकात आप समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त अगर बजट के लिए कोई गवर्नमेंट को? देखिए अनवर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो बजट के हवाले से अगर हम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें अपना टैक्स रिफॉर्म सिस्टम जो है, जिसको हम 2001 से लेके चल रहे हैं जी, कि जी ये बेहतर हो जाए। ठीक है। अभी आज तक ये नहीं हुआ। हम आज भी वो 10 लाख की मद में खड़े हैं कि जी टैक्स गुजार पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम में से सिर्फ 10 लाख आवाम जो हैं वो टैक्स गुजार हैं। नहीं सर, लेकिन जब मैं प्रोफेशन में आया था उस वक्त 20 लाख थे लोग, अब 10 लाख हो गए हैं, ये कम हो गया है। मतलब हमें बताया जाता था कि 20 लाख लोग हैं, और जब कंप्यूटराइज हुआ डेटा, जब रिकॉर्ड बना सारा, तो पता चला कि 20 लाख तो बताए जाते थे, हैं 10 लाख। देखिए, इस मुल्क की जो सबसे बड़ी आज मैं जो आपके साथ अभी बात शेयर करने लगा हूं वो यही है कि हम सारे वक्त यही काम करते रहते हैं कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। देखिए, डेटाबेस बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम डेटाबेस को बढ़ा ना सकें। सही है। जब से नादरा आया है और जब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं, हमारे पास आज ये सिस्टम अवेलेबल है FBR के एक टच बटन के ऊपर कि जनाब हम जान सकें कि किस आदमी के पास कितना कुछ है। सही। तो ये सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद अगर हम आज भी 10 लाख की मद में ही बैठे हुए हैं और यही क्या चाह रहे हैं कि यही 10 लाख जो हैं वो अगर पिछले साल उन्होंने 10 अरब रुपया टैक्स दिया है तो इस साल वो कम से कम
15 अरब तो दे ही दें। सही। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सिस्टम नहीं चल सकते। सर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उनकी इनकम है या नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि आपने टैक्स ज्यादा दिया तो आप टैक्स ज्यादा इस साल ज्यादा दें, यही कहना चाह रहे हैं आप मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल ऐसा ही जी, इस तरह ही है। मैं आपको एक बता देता हूँ, मुआवजा किया जाता है कि किस शख्स ने या किस इदारे ने या किस टैक्स गुजार ने पिछले साल या क्वार्टर में, यानी कि जैसे हम कहते हैं जी जनवरी दिसंबर क्वार्टर में उसने 1 करोड़ रुपया दिया, तो इस साल उसको इस दिसंबर में उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपया या 1 करोड़ 25 लाख तो कम अज कम देना चाहिए। सही। तो मतलब तो ये कैसे हो सकता है कि अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही या उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रही, कम से कम 20% की ग्रोथ तो मुझे नजर नहीं आती। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स ने पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ दिया वो अब 1 करोड़ 20 लाख रुपया दे दे? तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये बुनियादी खराबी आपके ख्याल में जो नीचे ट्रिकल डाउन करती है? देखिए, अगर कोई बजट हमने ऑब्वियसली एफबीआर का तो एक मकसद है कि रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी है, उसका काम है फैक्ट्स के ऊपर जाके रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है। मगर अगर उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए कि हमने इस तरह से टैक्स कलेक्ट करना है कि आप ये वाला हदफ लें, तो फिर पॉसिबल नहीं है। और जब उसको वो हदफ दे दिया जाता है तो फिर उसने वो कलेक्ट करना ही करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। इसका मतलब वो फिर इंसाफ नहीं कर सकेगी, रिक्वेस्ट करके फिर वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे हम। जी, इंसाफ वाला मामला इस वक्त नहीं है, इस वक्त कलेक्शन का मामला है। ठीक है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं वो किसी तरह भी मैच नहीं करते जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और यही टारगेट जो हैं ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से नीचे ट्रिकल डाउन करती है मसाइल। अच्छा सर, अभी हम ये जो आजकल एक पेनल्टी का प्रोविजन जो बहुत ज्यादा हार्श कर दिया और बड़ा फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं इससे क्या नुकसान है, और क्या ये एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए अनवर साहब, आप भी इस पेशे से मुंसलिक हैं और मुझे भी अब काफ़ी अर्सा हो गया। पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं इस किसी भी कानून में पेनल्टी उस वक्त लगाई जाती है जब आपको साबित हो जाए कि यह आदमी जानबूझकर कोई काम कर रहा है ताकि उसको रोका जाए। सही। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त, जो सरेदस्त काम चलना शुरू हो गया है कि पेनल्टी प्रोविजंस को आप डेटरेंस के लिए यूज नहीं कर रहे बल्कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। ये बात बड़ी आम है। मसलन आजकल नोटिस देखने में आ रहे हैं कि जी आपने फलां चीज जो है, यानी कि स्टेटमेंट आपको पता है फाइल्स हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली, IRIS के ऊपर हमें मंथली स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। तो ये मंथली स्टेटमेंट्स जब आप फाइल करते हैं, हो सकता है 1 दिन का डिफॉल्ट हो, 2 दिन का डिफॉल्ट हो सकता है किसी ने फाइल ना की हो किसी भी वजह से। फॉर द मोमेंट हम ये डिसाइड देख लेते हैं कि नहीं की। फर्ज कीजिए किसी शख्स ने 10 महीने की स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो वो 10 महीने को नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जब वर्कआउट करेगा तो हो सकता है उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो, मगर उसके ऊपर पेनल्टी की प्रोविजन जब वर्कआउट करें तो वो करोड़ों रुपए में या लाखों रुपए में चले जाएं। मिनिमम पेनल्टी उसके लिए कम से कम जो है वो तशखीस की गई है 10,000 रुपए के हिसाब से। तो आप 10,000 रुपए के ऑर्डर नहीं करते, आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसको करते हैं और फिर आप उससे रिकवरी का मुहैया करते हैं। हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आ चुका है इसमें आ चुका है कि ये रेवेन्यू जनरेशन प्रोविजंस नहीं है, लिहाजा इसके रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल न किया जाए। नहीं, लेकिन मगर एक और भी तो जजमेंट है कि एक्चुअल टैक्स से ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि एक्चुअल टैक्स से भी नहीं हो सकता, और दूसरा अगर आपके पास रिफंड्स अवेलेबल थे उस शख्स के तो आप उसको डिफॉल्ट सरचार्ज भी नहीं लगा सकते। ये जाए कि आप उसको ऊपर पीनल प्रोविजन उस वक्त आती हैं जब आप उसको समझते हैं कि ये दानिस्ता तौर पे काम कर रहा है। तो आपके ख्याल में पहले इंस्टेंस में मिनिमम पेनल्टी लगानी चाहिए, उसके बाद अगर वो कंप्लायंस नहीं करे तो फिर आप जो है हार्श पेनल्टी या कोई स्ट्रिक्ट इकदाम ले सकें? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे को कोई आपका बच्चा है घर में, अगर वो पहले गड़बड़ करता है तो आप उसको समझाते हैं, बताते हैं, कभी एक थप्पड़ लगाया, कभी 2 लगाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसको सीधा कमरे में बंद कर दिया। सही है, बिल्कुल सही बात है। नवी साहब 1991 में आप उस वक्त भी प्रैक्टिस में थे, ये विदहोल्डिंग के प्रोविजंस आए थे, विदहोल्डिंग के प्रोविजंस आए थे और उस वक्त क्या कहा गया था कि इसकी वजह है डॉक्यूमेंटेशन, इसकी वजह है ताकि हम ट्रैक कर सकें चीजों को, डेटा बना सकें। लेकिन वो पता ये चला कि वो ग्रेजुअली वो बढ़ते अब इतने हाई रेट पे चले गए हैं
कि वो डॉक्यूमेंटेशन तो पता नहीं हो रही है और नहीं हो रही है, उस पर कोई काम हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए एक बर्डन बन गया विद होल्डिंग, उनके कैश फ्लोज डिस्टर्ब होने लगे हैं। अनवर साहब, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर आप इस वक्त ऑर्डिनेंस का बेशतर हिस्सा उठा के देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें ज़्यादातर प्रोविजंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विद होल्डिंग प्रोविजंस हैं। अगर आप देखें 148 से लेके तो 158 तक की जो प्रोविजंस, 57 तक की प्रोविजन है, उसके बाद 236, 230, 31 से आप जब चलें तो 236 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें पूरा ABC खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, Z तक जा चुका है। जी। तो अब इतनी प्रोविजंस आ चुकी हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल को कहें अगर आप दिन में 10 दफा सांस ले रहे हैं या 10 गिलास पानी पी रहे हैं तो उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। मेरे ख्याल में ये सोचते तो होंगे, लगा नहीं सकते लेकिन देखिए, कहना के मकसद है कि ये विदहोल्डिंग प्रोविजन से इस वक्त जो है विदहोल्डिंग प्रोविजन से 90%, चले मैं शायद ज़्यादा कर दूंगा, आपका मेजर पोर्शन ऑफ बजट जो है रिकवरी का या जो कलेक्शन का है वो सिर्फ और सिर्फ विदहोल्डिंग प्रोविजन से रिकवर हो रहा है। नहीं देखें, वो चलें, अब हम तो बात कर रहे हैं कि आगे जो हो रहा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि क्या इसके रेट्स को कम करना चाहिए, और इसको बिकॉज देखें ना, एक सप्लाई चेन का या एक कनेक्टिविटी का तो कॉन्सेप्ट बन गया है, तो क्या रेट को इसको गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, उससे टैक्स पेयर को फायदा होगा या उसको एक थोड़ा रिलीफ महसूस होगा? देखिए, विदहोल्डिंग प्रोविजंस का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को टैक्स नेट में लेके आएं। जब लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे और खुद ब खुद अपने गोशवारे देंगे तो फिर आप डायरेक्टली उसमें कि उसकी आमदनी क्या थी या उसका सेल्स टैक्स की मद में क्या उसकी सेल्स क्या थी और उसने कितना सेल्स टैक्स दिया, कितना इनपुट लिया। सही। क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं पा रहे, हम उस तरह से टैक्स गुजार का जो आदाद है उसको बढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए हम आज भी विद होल्डिंग की प्रोविजंस में चल रहे हैं और इसको हमने अब सेल्स टैक्स की हद में भी लेके चले गए हैं। जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। सेल्स टैक्स में जी, अब हम सेल्स टैक्स में भी, अब मैंने अभी तक ऐसा कहीं कानून नहीं देखा पूरी दुनिया में, शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो, डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह नहीं है। जो आदमी अपनी सेल्स लेता है उसका वो जो भी शरह हो 7%, 8%, 15% वो जमा करवाता है और उसका जिम्मेदार होता है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह आपने जिक्र किया सप्लाई चेन के हिसाब से काम है, तो सप्लाई चेन को आपने जब इंटैक्ट कर लिया तो फिर विद होल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप ही किसी की बात को लेते हुए सेल्स टैक्स में जब आपने विद होल्डिंग कर दी, तो जिस आदमी ने मेरा सेल्स टैक्स विद होल्ड कर लिया, जब तक वो उसको अपलोड नहीं करेगा मैं रिटर्न जमा नहीं करा सकता। ठीक है नबी साहब, हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सिलेक्ट कर लिया गया है, किसी भी पैरामीटर से किया हो, मुझे नहीं पता वो किस तरह हाई रिस्क है, वो मुझे नहीं मालूम, मगर कहने का मकसद ये है कि आपने एक तरफ तो आप कहते हैं कि सैलरी वाला जो है वो 100% टैक्स देता है, आप उसको अब ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं वो हाई रिस्क है। मेरा इससे कोई गरज नहीं है कि आपने, मेरा इशू ये है कि आपने बिल्कुल कहा डिटरेंस है, लेकिन देखें 214C में ऑडिट सेलेक्ट किया जाता है, 177 में ऑडिट में सेलेक्ट किया जाता है, 122(5)A में ऑडिट में सेलेक्ट किया जाता है, 122(5) में ऑडिट आपका आपके लिए आपके प्रोविजन है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, तो इतनी अच्छा, फिर उसके बाद 161 में मॉनिटरिंग होती है, वो भी ऑडिट है। तो इतनी मल्टीपल ऑडिट जो है वो टैक्स पेयर जो है वो तो फिर उसका तो बजाय है कि वो परेशान और वो उसको हार्डशिप नजर आती है। ये मैं आपकी बात को बढ़ा देता हूं जी। देखें, ऑडिट तो सिर्फ 177 में होना है, चाहे वो कमिश्नर सेलेक्ट करे या वो बोर्ड सेलेक्ट करे जी, मगर ऑडिट की कैमोफ्लाज में जिस तरह आपने अभी बताया 122(5) भी ऑडिट बन जाता है, 122(5)A भी ऑडिट बन जाता है, 161 भी ऑडिट बन जाता है, और अगर आप सेल्स टैक्स में चले जाए तो 38 की से अब उसको 38 को सिलेक्शन का नाम दे दिया गया है कि हमने आपको सिलेक्ट किया है 38 में ताकि हम आपका रिकॉर्ड चेक कर सकें। ये सारी चीजें जो हैं, ये टैक्स गुजार जो टैक्स नेट में है इस वक्त, जितने भी टैक्स गुजार हैं वो सिवाय टैक्स ऑफिस आने जाने के और कोई काम नहीं कर रहे। मतलब और दूसरी इसमें ये हो कि आप ये कहें
नहीं, दूसरी चीज ये कि आप एक ये भी कोई इस पे मेरे ख्याल में बारहा इस बात पे बात हुई है कि हर साल ऑडिट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ रिलीफ दे हम। अगर आपको 2 साल बाद उसको कोई चीज मिलती है तो आप पिछले सालों को भी कवर कर लें उन चीजों को, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि एफबीआर में क्या ये हो रहा है। हर साल मॉनिटरिंग भी होती है, हर साल ऑडिट भी होता है, हर साल 125A भी आता है, तो इस तरह तो टैक्स पेयर जो है वो बिल्कुल जो उसका तकलीफ है वो तो बढ़ती ही जाएगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स गुजार 2001 से लेके आज तक हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है और हर वक्त यही हमारी अदलिया ने यही फैसला किया है कि इस ऑडिट में ये खामी है, ये सकम है, ये नुक्स है। कहीं अदलिया ने ये भी कहा, अदलिया ने ये नहीं कहा कि आप ऑडिट नहीं कर सकते। अदलिया ने बड़ा वाज़ेह तौर पर, अभी जो रिसेंट जजमेंट आया लाहौर हाई कोर्ट का 214C 2014 के हवाले से, उसमें बाकायदा हदायत दी गई है, बल्कि एक उनको पूरा बताया गया है कि भाई इस तरह से आप टैक्स का निज़ाम कर सकते हैं और ऑडिट कर सकते हैं। मगर इस हद तक अगर अदलिया चली जाए तो और फिर भी कोई काम ना हो तो इसके बाद फिर मैं शायद कुछ नहीं कह पाऊंगा, कि शायद कुछ लोग करना नहीं चाह रहे। मैं आज फिर से अर्ज कर देता हूं, मेरे तजर्बे में ऑडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन है। ये एफबीआर जरूर कहेगा कि जी हमने ऑडिट जीरो पे भी क्लोज किए हैं, बेशक किए होंगे, मगर वो शायद इनकम के हवाले से तो कर दिया हो, मगर उसका एडवांस टैक्स में शायद रिकवरी कर ली हो, 161 में रिकवरी कर ली हो। अब तो देखें ये फॉर श्योर नहीं होते, पहले होते थे। 2000 में जब रिफॉर्म्स आए थे उस वक्त 1 साल तक कुछ ऐसे ऑडिट हुए थे जो जीरो पे क्लोज हुए थे, उनको कुछ नहीं मिला था, उन्होंने क्लोज कर। लेकिन अब तो ये इम्पॉसिबल है, या तो वो ऑडिट छोड़ देते हैं या फिर वो कोई ऑर्डर उस पर पास नहीं करते हैं। बिकॉज आपको पता है IRS पे ऑर्डर को उनको लोड करना होता है, वो ऑर्डर ये लोड नहीं कर सकते कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया टैक्स पेयर का वर्जन। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। चले इसी हवाले से मैं आपको फिर अर्ज कर देता हूं कि देखिए, इनकम टैक्स का जो कानून है उसमें सेक्शन 218 है, उसमें कहते हैं सर्विस ऑफ द ऑर्डर किस तरह होनी है या सर्विस ऑफ द नोटिस किस तरह होनी है। उसमें IRIS का कोई जिक्र नहीं है, अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हम हर चीज इस वक्त नोटिस IRS उसके टैक्स गुजार के पोर्टल में डाल देते हैं और फिर कहते हैं जी ये आपको हमने तो भेज दिया था। ऐसा नहीं है, अभी तक कानून में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जो कह सके कि IRS जो है उसके पोर्टल में आपने अगर उसको ईमेल कर दिया है तो वो वैलिड सर्विस है। वैलिड सर्विस आज भी वही है कि आप उसके ऊपर सर्विस कराएं, आप उसके ऊपर कोरियर के थ्रू कराएं या आप उसके ऊपर CPC के मोड के थ्रू। लेकिन नबी साहब अभी मौजूदा सूरत हाल में, हाँ ठीक है, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या प्रपोज करते हैं कि कितने साल में 1 साल ऑडिट हो जाए तो 2 साल ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या प्रपोज करते हैं इस सिलसिले में? मैं ये समझता हूं कि आप अगर समझते हैं कि एक टैक्स गुजार जो है वो ऑडिट के लायक है और क्योंकि वो हाई रिस्क प्रोफाइल में है, तो आप एक दफा करके उसको देख लें। उसको अगर वो सीधा ना हो तो भले दूसरे साल भी कर लीजिए। मैं ये समझता हूं अगर आप एक दफा ढंग से ऑडिट कर लेंगे तो यकीनन वो टैक्स गुजार अगली दफा अपने मामलात को सीधा कर लेगा। तो जो मैं आपकी बात समझाऊं, टैक्स गुजार को आपकी बात समझाऊं, ऑडिट इसलिए होता है कि टैक्स गुजार जो टैक्स पेयर है उसके डिस्क्लोजर्स बेहतर होते जाए बाय द पैसेज ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली ठीक है। अब ऑडिट का मकसद ये नहीं है, रिकवरी नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। और यहाँ पे इस वक्त मैं फिर से अर्ज करता चला जाऊं कि और वो ऑडिट जिसमें टैक्स डिमांड क्रिएट नहीं हुई वो अच्छा ऑर्डर नहीं तस्वर किया जाता। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक इशू है। अच्छा, अब आप अगर जब ऑडिट हो जाता है तो हम जो इनकम टैक्स कवानीन में जो अपीलेट फोरम है, जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें वहां से भी इंसाफ जो है उस तरह नहीं मिलता और टैक्स पेयर जो है वो मसाइल उसके बढ़ते ही जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या आप क्या मुतमईन है जो इस वक्त अपीलेट फोरम है इनकम टैक्स के या सेल टैक्स के कवानीन में? देखिए, मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए चला जाऊँ, आपका मकसद भी समझ गया। इस वक्त जो स्टैट्यूटरी एपलेट फोरम्स हैं वो जब भी ऑर्डर पास होगा तो पहले एपलेट कमिश्नर है, उसके बाद ट्राइब्यूनल है और फिर किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ। जो हमारे फर्स्ट एपलेट फोरम है, चाहे वो किसी भी स्टैट्यूट में है, चाहे वो फेडरल एक्साइज में है या सेल्स टैक्स में है या वो हमारा इनकम टैक्स में है, तो वो मातहत है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। जी। हाई कोर्ट की जजमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, इसकी तस्हीह इस तरह से कर दूँ, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स रिकवरी ना की जाए जब तक कि एक इंडिपेंडेंट फोरम से उस ऑर्डर की
तस्हीह या उसकी कंफर्मेशन ना की कर दी जाए। जी, ऐसा नहीं है हमारे पास। अब इत्तेफाक की बात मैं इसको इस तरह से बढ़ा दूं कि शायद ट्राइब्यूनल में भी, क्योंकि हमारे पास 2 मेंबर होते हैं, एक जुडिशल मेंबर है और एक अकाउंटेंट मेंबर है। लामहला अकाउंटेंट मेंबर वो है जो कि महकमे से तशरीफ ला रहे हैं, वो आदमी है जो कि महकमे की इन एंड आउट को जानते हैं और वो उसको रेवेन्यू को, और वो आज भी एफबीआर के कंट्रोल में। नबी साहब, आप क्या प्रपोज करेंगे इस वक्त? ये जो निजाम है इसमें आप क्या तब्दीली प्रपोज करेंगे जिससे टैक्स पेयर के मसाइल कम हो सकें? बहुत अरसे से हम ये गुजारिश करते चले आ रहे हैं कि कम अज कम जो जुडिशल फोरम, जो हमारे एपलेट फोरम्स हैं, इसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर या हाई कोर्ट के अंडर कर दिया जाए। हमारी कोशिशें आज तक इस काबिल नहीं हो सकी कि कोई इसके ऊपर अपना, शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ऑल एपलेट फोरम्स जो हैं ये मस्ट बी इंडिपेंडेंट, उनका बिल्कुल महकमे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक कमिश्नर के ऊपर कोई, जो एपलेट कमिश्नर है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होना चाहिए। आप प्रपोज करेंगे इंडिपेंडेंट अपीलेट फोरम होने चाहिए और वो लोग जो हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो चाहिए एफबीआर का उन पे? 100%। ठीक है। सेक्शन 176 है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर या जो है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आप क्या समझते हैं इसमें? आपके ख्याल में इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या ऐसी तरमीम करनी चाहिए जिससे इसका मिसयूज या डिस्क्रिशनरी पावर जो यूजेज है वो कम हो जाए? मैं तो ये कहूँगा जी कि इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। 176 जो है वो एक ऐसी सेक्शन है, जिस तरह 38 है सेल्स टैक्स में है, ये वो शिके हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर आप, यानी महकमे के पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है तो वो किसी के लिए इंफॉर्मेशन, फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं ऑडिट में सिलेक्ट हो जाता हूँ या महकमे के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जी इस शख्स का हमारे पास ऐसी चीज आ गई है जिसको क्रॉस मैच करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्ज कीजिए कोई सेल्स डिक्लेयर नहीं की या कोई प्रॉपर्टी की परचेज ऐसी रीजन या कोई रीजन होना चाहिए, उसके बेसिस होने चाहिए। ठीक है, जी बिल्कुल। जब तक कोई वाज़े टैक्स की चोरी नजर या कोई उज़र नजर ना आए, 176 या 38 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं आपको फिर अर्ज कर दूं, लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा क्लियर जजमेंट आया हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात है, रीजन का मैं समझ गया। इसमें मुझे सिर्फ आपसे आखिरी सवाल ये करना है कि जो सूबाई और वफाक के जो एक तजाद हुआ क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तमाम सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से निकल के, यानी कि वफाक से निकल के सूबों के पास इख्तियार आ गया। इत्तफाक मैं आपको एक बड़ी बात, नबी साहब हमारा थोड़ा टाइम कम है, तो क्विकली अगर आप बता देंगे क्या करना चाहिए इनको। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर सूबे हर सूबा वही टैक्स लगाना शुरू कर देगा, जो सर्विसेज का टैक्स जिसको आप कह दिया जाता है, तो वो 16/4 हो जाएगा। इसके ऊपर वफाक जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसको बैठ के एक निज़ाम तशखीस देना है ताकि टैक्स गुजार के ऊपर, ठीक है नबी साहब, 4 दफा निजाम ना हो, एक ही दफा टैक्स दिया। हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। नबी साहब बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आपको किसी और प्रोग्राम में दावत देंगे। नाजरीन, टैक्स का पैसा जो है वो अमानत है लोगों की। हुकूमत को चाहिए ये तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे और पैसे को अपनी शाह खर्चियों में ना खर्च करे, और इस पैसे जो बच जाए उसको रिसर्च में डाले ताकि पाकिस्तान साइंस में आगे जा सके। और ये जो टैक्स पेयर को जो एक फीलिंग होती है कि वो उनका पैसा मिसयूज हो रहा है, वो फीलिंग उनकी कम हो और ख़त्म हो बाय द पैसेज ऑफ टाइम। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये आगाही दें कि टैक्स देना चाहिए उनको, टैक्स दें, लेकिन लोग हुकूमत पे नज़र भी रखें कि वो टैक्स का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।